उत्तराखंड की तबाही पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का इस वक्त बड़ा बयान आया है कि अब तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। 203 लोग लापता हैं। तपोवन प्रोजेक्ट में काफी लोग काम कर रहे थे, इसलिए काफी लोग लापता हैं, लेकिन 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी लगातार लगातार बिना रुके चल रहा है। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी। आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे जो तपोवन विष्णु घाट में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है। जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग है कुल 203 की अभी तक खबर आई है। और इस वक्त हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर हैं, पूर्व डीआईजी आईटीबीपी, आनंद आर्य हैं पर्यावरणविद, और अनिल जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, इससे पहले हम कई बात कर रहे थे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ऐसे क्या रहे थे। इससे पहले हमने बात की थी आनंद जी से भी कि आखिरकार ऐसा क्या छेड़खानी हुई कि विंटर सीजन में अनप्रेसिडेंटेड तरीके से हमने देखा कि ऐसा जो है एवलांच या फिर ये जो पूरा ग्लेशियर था वो टूट गया। लेकिन सर, फिलहाल इस वक्त आप इस स्थिति को कैसे एनालिसिस करेंगे? इस वक्त क्या चल रहा होगा सर? जोशी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं अवेलेबल। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। आप सुन पा रहे हैं सर? मैंने आपसे हाँ जी, सवाल पूछा। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, ये जो बड़ी हमारी घटना हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये कई तरह के संकेत भी दे रही है जिन्हें हमें समझ लेना चाहिए। पहली बड़ी बात तो यह है कि हम आखिर कब तक इस तरह के बांधों को ही एक बड़ा माध्यम बनाएंगे आने वाले समय की ऊर्जा के लिए, जब यह घटना इस तरह की हुई। और इससे पहले केदारनाथ भी, ये दोनों में कुछ समानताएं भी समझ लेनी चाहिए। केदारनाथ की घटना में भी चोराबारी, वो भी एक ग्लेशियर का लेक थी जो फटी थी, उससे ये हुआ। और अभी जो घटना घटी है ये क्योंकि फरवरी में जो विंटर स्नोफॉल हुआ था वो स्थिर नहीं रह पाता। वो क्योंकि जितनी सर्दी में स्नोफॉल होते हैं, बहुत गहरी सर्दी में वही जमते हैं। तो ये लेट स्नोफॉल था, तो इसमें स्थिरता का सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी बड़ी बात कि हमने ठीक ग्लेशियर के ही मुंह के नजदीक जब हम इस तरह के बांधों की कल्पना करेंगे तो ये कल्पना भी साथ में कर लेनी चाहिए कि कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन इसने कई सवाल खड़े किए हैं जिसमें चिंता होनी चाहिए कि अभी तक के जितने बांध और तमाम तरह का जहां पानी हमने इकट्ठा कर रखा है जल ऊर्जा के लिए, उन पर दोबारा सोचना चाहिए, देखना होगा कि वो आज कितने स्थिर है। क्योंकि ये एक अवलांच के कारण घटना हुई, वहां किसी और कारण से हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तरह के जल बम की तरह है, अब इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। जिस तरह से एक ढेर सारा वो हमारे बीच में जलजला आया है, उस जलजले को आप कैसे देखना चाहेंगे? क्योंकि अगर किसी घटना के कारण ये टूटता है तो ये किसी भी बड़ी त्रासदी से कम नहीं दिखाई देता। और दूसरी बात हमें समझनी चाहिए कि आखिर कितनी क्षमता है उत्तराखंड या हिमालय की इन तमाम तरह के बांधों के बीच में अपने बीच में लाने की, ये दूसरे बड़े सवाल हैं। और तीसरी बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए कि आखिर हम जब दुनिया भर में बड़े जल बांधों को इस रूप में हम अब नकार रहे हैं, तो आखिर क्यों हम बराबर लगातार इस तरह के बांधों के पीछे हैं? मेरा अपना मानना है कि ये सबक लेने का समय है। कि अगर अब आपने सबक नहीं लिया तो, क्योंकि अजीब सी बात है, वही नंदा देवी बायोस्फीयर जहां पत्ती भी नहीं चुग सकते, गांव के लोग किसी पेड़ को नहीं छू सकते, और आप उसकी संवेदनशीलता को एक तरफ नंदा देवी बायोस्फीयर बनाते हैं और दूसरी तरफ वहां पे आप बांध बना देते हैं, तो यही परिणाम होगा।
प्रकृति को समझने का एक तरफा थोड़ी ना है कि आप एक तरफा समझे तो आप बायोस्फीयर रिजर्व बना दें, दूसरी तरफ आप बांध बना दें। तो यही तिरस्कार है प्रकृति का, और ये प्रकृति सारे दे रही है, संकेत दे रही है। जोशी जी, फिर बैलेंस क्या है? आनंद आर्या जी, आप भी बीच में आ सकते हैं। तो फिर बैलेंस क्या है सर? अगर मैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाऊं, कि चलो ठीक है, देखिए एक अटल टनल बनी है, लेह लद्दाख जैसी जो है एक जर्जर ऐसा ठंडा रेगिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने देश से सिर्फ जुड़ा रहता था जब तक रेल जो हवाई मार्ग नहीं आया था, अब वो टनल है, अब ठीक है सड़कें बन रही हैं, लेकिन फिर अगर कटाव नहीं हो या फिर सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट ही एक इसके लिए जिम्मेदार है, वो उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सड़कें भी बनती हैं, पहाड़ या कटाव तो उससे भी होता है। तो फिर क्या इसका ऑल्टरनेट है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फॉर्मूला कौन सा है। सब क्या हमारे देश में ही मात्र पहाड़ है? क्या स्विट्जरलैंड, यूरोप, जिसका हम बार बार नाम रटते हैं, क्या वो पहाड़ नहीं है? चाइना पहाड़ नहीं है? क्योंकि दो बातें समझनी चाहिए हमें। पहली बात कि अब समय आ गया है कि हमारी इस तरह की योजनाओं का होनी चाहिए। मैं बांध का विरोधी नहीं हूं, लेकिन विकल्प पर कितनी चर्चा हम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल भी साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे बांध, उनका अपना ग्रिड, हिमालयी ग्रिड, क्योंकि स्कॉटलैंड लीजिए या कई जगह अब ये नई शैली आपको चाहिए, गाड़ गधेरे को टैप करके अपना ग्रिड होता है, वो उतनी ऊर्जा देता है, रिस्क भी कम होता है और उतने ज्यादा रोजगार भी बन पाएगा जो बनस्पत एक बड़े बांध से होते हैं। तो ये विचार और बहस का भी समय है कि मैं टनल का भी विरोधी नहीं हूं, पर मेरा मानना है कि आप अगर किसी भी तरह की बड़ी योजनाओं को जन्म देते हैं तो उसका एक जो आधार होता है, जिसे पारिस्थितिकी आधार का है, उसको भी उतनी गंभीरता से अध्ययन करिए और उन दोनों को जुड़ाव एक साथ करिए, क्योंकि एक तरफा इकोनॉमी या उसकी एनर्जी हिस्सा नहीं होती, उसकी इकोलॉजी भी एक हिस्सा है, उस संवेदनशीलता को भी स्वीकारना पड़ेगा। तो ये मेरी मनाही नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं करता, मैं विकल्प की बात और उन तमाम तरह की सच्चाइयों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही घटनाओं के प्रति आप एक बात और तय कर लीजिए, हमारे तमाम तरह के जो जल बांध बने हैं, आज उन पर भी ये सवाल जरा खड़ा होना चाहिए कि कहीं उनमें भी किसी तरह की ऐसी घटना ट्रिगर ना हो जाए, इसलिए उसके प्रति हमें सबक लेते हुए सचेत रहना होगा। क्योंकि आप ये मान के चल लीजिए कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी दोनों एक साथ चलनी चाहिए, सड़क भी बननी चाहिए, टनल भी बननी चाहिए और बांध भी बननी चाहिए, लेकिन उनका आकार क्या होना चाहिए, इस पर बहस की आवश्यकता है। आर्या जी, तो फिर आई थिंक मान्यवर जोशी जी ने जो कहा जी वो बहुत ही उपयुक्त और सटीक है। एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एरिया का एक इकोलॉजी है, एक इको सेंसिटिवनेस है उसकी, और हम क्या कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि विचार करना है, मेरे हिसाब से मैं उनके हर एक, जोशी जी के हर एक विचार से सहमत हूँ, पर सरकार को 2-3 चीज़ उसको याद रखनी है। मेरे हिसाब से यह जो आपदा आई है, ऑफ कोर्स हम इसे कहेंगे कि भाई ये प्राकृतिक आपदा है, पर इसके पीछे इसको उकसाने में किसकी नेग्लिजेंस है। मेरे हिसाब से आज 15 साल हुए हैं इस परियोजना को अप्रूवल के लिए दिए हुए, और ये अभी पूरी नहीं हुई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ भी, खासकर ये पिछले 6-7 साल में इस सरकार में, मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी पर्यावरण के नियम हैं और जो पर्यावरण की तरफ संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो इस सरकार ने नहीं दिखाई है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जब यह परियोजना बन रही थी, जब टेहरी की परियोजना बन रही थी, कितने लोगों ने क्या क्या कमेंट्स दिए, क्या सरकार ने उनको समझा, सोचा और उनके ऊपर कोई उनको करके किसी तरह क्रियान्वित किया नहीं, और आज भी वही हो रहा है। अब देखिए, हमने एक एनवायरनमेंट लॉ हमारे यहाँ कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। अब ये जो 4 धाम की जो रोड बनाए जा रहे हैं, इसमें कितनी अवहेलना हुई है आप ये देखिए।
हमने सीधा लॉ को चेंज कर दिया कि 100 किलोमीटर से नीचे की जो परियोजना है उसके ऊपर EIA की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक पूरी परियोजना को आपने 15, 16, 14 कितने भागों में बांट के उसको 99 किलोमीटर कर दिया और आप बना रहे हैं। आपको परमिशन मिली 5 मीटर चौड़ाई की सड़क बनाने को, आप 7 की बात कर रहे हैं। लाखों आप पेड़ काट रहे हैं। अभी परसों चौथी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि एक पेड़ की कितनी कीमत है। और अब आप इस परियोजना को देखिए। अब मैं आपको बताऊं, एक सीधा सा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि 1 क्यूबिक मीटर पानी में एक 3000 लीटर होता है, तो 3 टन के करीब पानी का वजन हो गया। और इतने संवेदनशील, इतना इको सेंसिटिव एरिया के अंदर जब हम इस तरह के काम करेंगे तो क्या होगा? नतीजा यही होगा। और हमने, शायद जोशी जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि हमने कुछ सीखा केदारनाथ से। जब हुआ, क्यों हुआ, और यही चीज होगी। और एक चीज और, किसी भी नदी की जो उसका अपना बहाव है, जो उसका एनवायरनमेंट फ्लो है, जो उसका इको फ्लो है, वो हमें देश भर में हर नदी के अंदर, चाहे वो पहाड़ों में हो, चाहे वो स्थल पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, हमें उसको मेंटेन करना है। और बहुत सारे पर्याय हैं हर चीज को करने के, और हर चीज के अंदर ये नहीं है कि भाई चलिए बना दीजिए, कर दीजिए। इस अहम पॉइंट पर बात करते हैं। बहुत सारे पर्याय हैं इस चीज को करने के। फिर कि एनवायरमेंटल लॉज क्या कहते हैं। एनवायरमेंटल में अगर जिसे कहते हैं कि परियोजनाएं अटकी तो सालों साल अटकी चली जाती हैं। पहाड़ पर विकास जो है, पहाड़ पर विकास नहीं, पर पहाड़ से तो सिर्फ पलायन है। बहुत सी ऐसी चीजें जो भारत में, जिसे कहते हैं कि भारत की इकोलॉजी के साथ साथ भारत की डेमोग्राफी के साथ जुड़ी रही हैं। सर, फिर इन दोनों में बैलेंस कैसे बिठाया जाएगा? मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरे साथ पुष्कर जो है, मैं देख पा रहा हूं उसी जगह से जुड़ गए हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं। पुष्कर, वहां से हमें तस्वीर दिखाइए। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्या खबर है आपके पास? जी, अभी यहाँ पे देर रात्रि से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ITBP, आर्मी की सेना है, SDRF है, तमाम फोर्सेस जो है लगातार जो NTPC का जो टनल है उसको खोलने में लगे हैं। करीबन 5-6 जो JCB मशीनें हैं, डोजर हैं, वो लगातार रेस्क्यू में लगे हैं। अभी तक जो है करीबन 150 मीटर जो टनल थे वो खाली कर दी गई है, उतना मलबा बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो बताया जा रहा है कि ये जो पूरी सुरंग है वो करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास है ये सुरंग। अब ये देखना होगा कि कितने आगे तक जो है सुरंग के अंदर मलबा घुसा हुआ है। तो अभी भी जो है करीबन 150 मीटर के आसपास तो साफ कर दी गई है टनल को। उसके अंदर 35 आदमी जो है अभी भी फंसे हुए हैं। और पूरे ऑल ओवर इस एरिया की अगर बात करें तो 153 लोग जो है अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। और साथ ही जो लोकल लोग हैं जो यहाँ आसपास जंगल गए थे, वो लोग भी काफी इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं। वो अलग आंकड़ा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पुष्कर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर भी बने हुए हैं लगातार, जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन भटनागर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त कितनी तेजी से चल रहा होगा? जो अभी टनल से मिट्टी हटाने का काम चल रहा है और जो बाकी चीज़ें चल रही हैं, सर, अब यहाँ से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं सर? देखिए, काफ़ी मेहनत से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ज़रा डिफिकल्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, वैसे थैंक गॉड ये काफ़ी ऊंची टनल है, और इसके अंदर क्या होता है, जो लोग फंस गए हैं तो जगह जगह पत्थरों के बीच में या काफ़ी बड़े एरिया में एयर पॉकेट्स बन जाती हैं। और इस एयर पॉकेट के अंदर क्या होता है, अगर कोई बंदा फंस गया है तो वो बचने का उसका चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको एयर मिलती रहती है, एयर सप्लाई। और इन द मीन टाइम जैसे इन्होंने जितना ही ज़्यादा उसको मिट्टी हटा रहे हैं और जगह बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिलने के चांसेस है, तो ह्यूमन लाइफ बचने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन जो लोग प्रेशर में आके बह गए थे और जो मिट्टी और मलबे के अंदर दब गए हैं, वो तो शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन ये लोग बचने का चांस है। तो अभी हम लोग जो रेस्क्यू कर रहे हैं, या टीमें जो रेस्क्यू कर रही हैं, तो इतनी होशियारी से कर रही हैं कि इसके अंदर अगर कोई दबा हुआ है या कोई ऐसा बचा हुआ है, वो उसमें इफेक्ट ना हो जाए, उसको बचाना बड़ा केयरफुली, अदरवाइज तो आराम से किया जा सकता है जल्दी।
लेकिन इस टाइम के अंदर बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है और केयरफुली के अंदर ही टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे। और हम इस वक्त जो है तस्वीरें निचले इलाकों की भी देख पा रहे हैं सर, उसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गोताखोरों की टीम भी है, निचले इलाकों से हम देख रहे हैं इसमें एनडीआरएफ की टीम भी है, क्योंकि केदारनाथ की अगर हम याद करें त्रासदी तो कानपुर तक, यानी कि उस वक्त गंगा में कानपुर तक बह करके जो है कई लाशें चली गई थी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.